हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मतलब 18 जनवरी 2022 को बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन की 12वीं क्लास का केमिस्ट्री का पेपर हुआ है। उस पेपर को मैं हल करने वाला हूं। इस वीडियो में उस पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संपूर्ण एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको जवाब देने वाला हूं, उसका आंसर बताने वाला हूं। यह सोचकर कि आपका जब एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में आपको अनुमान लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ आपके लिए कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी भी हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन, उसमें से कुछ क्वेश्चन को हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप जरा ध्यान से देखेंगे। एक एक करके सभी सवालों का संपूर्ण एक्सप्लेनेशन के साथ मैं जवाब देने जा रहा हूं, तो तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन है, समपराशरी विलयन में निम्न में से क्या समान होता है। तो दोस्त, आपको याद रखना होगा कि समपराशरी विलयन किसे कहते हैं। तो दो विलयन, ऐसा दो विलयन जिस विलयन का परासरण दाब समान हो जाए। ये दो गो सोल्यूशन है। अगर इस दोनों सोल्यूशन का जो परासरण दाब ये है, मान लीजिए कि इसका परासरण दाब पाई है और एक का ये पाई मान लीजिए कि है वो पाई डैश है, तो यदि पाई डैश और पाई बराबर हो जाए, मतलब परासरण दाब बराबर हो जाए, तो दोस्त उस विलयन को समपराशरी विलयन कहते हैं। तो अब मैं बोलूंगा तभी टिक लगाइएगा। अरे यार, समपराशरी विलयन मतलब ही होता है वह विलयन जिसके परासरण दाब क्या हो, बराबर हो। और इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा जिसका परासरण दाब क्या हो, बराबर हो। तो पहला क्वेश्चन हो गया। आइए दूसरे सवाल पे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ठोस क्रिस्टल ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है। तो अब जरा देखिए, चॉइस है आयनिक ठोस। दोस्तों, आयनिक ठोस तो विद्युत के चालक होते हैं क्या? नहीं। आयनिक ठोस जब तक ठोस होता है विद्युत का चालक नहीं होता, यही सच्चाई है। आयनिक ठोस को द्रव में बदल दीजिए, जैसे NaCl, नमक पानी का विलयन विद्युत का चालक। आपके लिए 2 नंबर में क्वेश्चन भी सही है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आएगा कि नमक जब ठोस अवस्था में होता है तो विद्युत का कुचालक होता है, और जब उसी को विलयन में घोल देते हैं, पानी मिला देते हैं, विलयन बनाते हैं, तो विद्युत का चालक होता है। क्यों? तो आपको याद रखना होगा कि आयनिक ठोस जब ठोस अवस्था में होता है उसमें मुक्त आयन नहीं होता, और मुक्त आयन नहीं होने का मतलब हो गया कि वो विद्युत का कुचालक हो जाता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन उसको जैसे विलयन में घोलते हैं उसमें आयन जो होते हैं फ्री स्टेट में आते हैं और विद्युत का चालक हो जाता है। दोस्तों, यहां क्वेश्चन है कि ठोस है, ध्यान रखिएगा, ठोस है, ठोस, और वो विद्युत और ताप दोनों का चालक है। तो इस कंडीशन में मेरे भाई आयनिक ठोस गलत जवाब होता, सहसंयोजक ठोस पर सवाल ही नहीं हो सकता है। बच गया धात्विक ठोस। तो क्या हम बताएंगे तभी धात्विक ठोस पे आप टिक लगाएंगे? नहीं, आप धात्विक ठोस पे टिक लगाएंगे क्योंकि धात्विक ठोस जो होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं, साथ ही साथ ताप के भी चालक होते हैं। दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है। आहा, मजा आ गया। आपको पता चल रहा होगा कि कितना आसान सवाल पूछा गया है। दोस्त, इसी को आप बेंजीन कहते हैं ना, तो पाई बॉन्ड गिन लो। अरे यार, हर डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड, दूसरा का पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड, और इस तरह से बेंजीन में पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। देयर आर 3 पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन। और इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 4। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं। उसके बाद अल्डिहाइड में सक्रिय मूलक मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप इस पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स को पता है, CHO होता है भाई। अल्डिहाइड के जो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? CHO होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन, जहां क्वेश्चन पेपर से मैं इसको जब लिख रहा था तो उसमें यहां पर E लिखा गया गलती से। अच्छा, एक बात और बता दें कि लगातार इसी क्रम में क्वेश्चन नहीं है। हमें जहां मिला व्हाट्सएप पर जिस क्रम में था हमने लिख दिया, टोटल क्वेश्चन का जवाब देंगे, लेकिन अब एक के बाद वही, कोई जरूरी नहीं कि पेपर में 1 नंबर का वही क्वेश्चन है, लेकिन सारा क्वेश्चन है। तो अब जरा देखिए, क्वेश्चन में गलती से, ये बिहार सरकार है, होते रहता है, यहां पर E लिखा गया था, मैंने उसको सुधार के C कर दिया आपके लिए, क्योंकि इसमें EHO नाम का कोई फंक्शनल ग्रुप होता ही नहीं है। उस कंडीशन में कल्पना करिए कि अगर ये गलत होता तो आप इसको अल्डिहाइड कहने के हकदार थे,
क्योंकि यहाँ पर अगर H लगा देते एक तरफ आ तो क्या हो जाता है, अल्डिहाइड होता है, लेकिन यहाँ मौजूद है CHO, इसलिए इसके बारे में विचार ही नहीं करेंगे। आप बिल्कुल कुछ मत सोचिए, सही जवाब इसका दूसरा होगा। लेकिन मैं बता दूं पेपर में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है, वहां पर CHO की जगह पर क्या लिखा गया, EHO लिखा गया है। आइए, निम्न में से कौन अधिक क्षारीय है दोस्त? अमोनिया है, देखिए फॉस्फीन है, आपको दिख रहा है कहाँ का ये तत्व है, तो ये है न पास सब बी। आपको याद है ना, नाना पापा अम्मी सब बीमार, नेपाली पाकिस्तानी आसामी सब बिहारी, हम लोगों ने ऐसे याद किया हुआ था। उसके हाइड्राइड हैं, इससे बना NH3, इससे बना PH3 AS3। आपको बता दें यहाँ पर भी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर S5 लिखा गया है, AS है, S5 नहीं है, हमने सही लिखा है, पेपर की बात कर रहा हूँ। उसी तरह से SbH3 BiH3 होता है ये। तो दोस्त याद रखिएगा, एक लाइन आपको याद होगा ही, मुझे पक्का यकीन है कि आप टिक लगा चुके होंगे कि किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से जब नीचे आते हैं तो हाइड्राइड का जो बेसिक कैरेक्टर होता है नीचे बढ़ता नहीं है, बढ़ता ऊपर है, मतलब नीचे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। और इस तरह से सवाल का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, अमोनिया इसमें का सबसे मोस्ट बेसिक है। और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, रिड्यूस होता है, घटते जाता है, डिक्रीज होता है। तो आपको बात याद हो गई, जो किसी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आएंगे और उनके हाइड्राइड का जो बेसिक कैरेक्टर निकालेंगे तो ऊपर से नीचे आने में बेसिक कैरेक्टर घटेगा। इसका मतलब कौन कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और इस तरह से जो आप कहेंगे हाइड्रोजन, क्योंकि साइज जो होता है ना बड़ा होते जाता है, साइज बड़ा होते जाता है, हाइड्रोजन और एटम के बीच का जो दूरी वो बढ़ते जाता है। हाइड्रोजन और जो एटम का नाभिक है, केंद्रीय एटम, नाभिक की दूरी बढ़ता है, तो दूरी बढ़ती है तो बंधन कमजोर होते हैं, कमजोर होते हैं तो हाइड्रोजन टूट के निकलने लगता है। जब हाइड्रोजन टूट के निकलेगा तो एसिडिक कैरेक्टर दिखाने लगेगा ना। तो आइए आप जो है अपने मूल कैरेक्टर में रहिए, फिलहाल उसको एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दिखाने दे। इस सवाल का जवाब हो गया अमोनिया। उसके बाद देखिए एक छूट ही रहा था यार, H3PO4 की क्षारकता क्या होगी, तो इसको बना के देखना होगा। H3PO4 की क्षारकता क्या होगी। इस तरह के बहुत सारे सवाल जो हैं बिहार बोर्ड वाले एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए H3PO4 है, तो आप जानते ही हैं इस तरह से बनाते हैं, एक तो डबल बॉन्ड दे ही देंगे, फिर बच गया H3PO3 है, मुझे माफ करेंगे, ये OH हो गया, ये एक और OH हुआ और एक H लग गया। देखिए 3 गो ऑक्सीजन हो गए, तो क्षारकता तो आप इसी को कहते हैं ना। और इस तरह से H3PO3 की क्षारकता कितनी हो गई, 2। कहाँ गया भाई, 2 यहाँ है। H3PO3 की क्षारकता हो गई 2। उसके बाद आते हैं कार्बोहाइड्रेट को जलांशित करने पर, मतलब जल के द्वारा तोड़ने पर 3 से 10 तक मोनोसैकराइड इकाई प्राप्त होते हैं। दोस्त आप लोग को पता है ना कार्बोहाइड्रेट इस बार के लिए गैस है, और मैंने इसके लिए एक वीडियो भी बनाया हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन में गैस है। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को याद होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण करें। और इसके लिए एग्जाम स्पेशल जो वीडियो है उसी में मैंने इस क्वेश्चन को डाला हुआ भी है। तो आइए जरा बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जब वर्गीकरण करते हैं तो 3 तरह के बांटते हैं उसको, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड का क्या मतलब, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जब जल अपघटन करे, हाइड्रोलिसिस करे, तो और सिंपल मोनोसैकराइड इकाई प्राप्त न हो, उसको बोलते हैं आप क्या चीज, मोनोसैकराइड है। उसके बाद उस मोनोसैकराइड के बाद आता है ओलिगोसैकराइड। एक्चुअली वो होता है आपका यहाँ पर डाइसैकराइड है। उसके बाद ओलिगोसैकराइड में क्या है कि 3 से लेकर 10 तक अगर मोनोसैकराइड इकाई प्राप्त होते हैं, 3 से 10 तक, तो उसको बोलते हैं ओलिगोसैकराइड। और इस तरह से जो ओलिगोसैकराइड है 3 से 10 तक, तो मोनोसैकराइड है नहीं, इसको तो और ये तोड़ेंगे तो ये टूटेगा ही नहीं। डाइसैकराइड जिसे 2 को प्राप्त होता है, और यहां पर है ओलिगोसैकराइड तीसरा, तो इसका सही जवाब हो गया तीसरा, ओलिगोसैकराइड इसका सही जवाब हो जाएगा। और 10 से ज्यादा अगर रहता है ना 20-50, तो उसको कहते हैं हम लोग पॉलीसैकराइड। ये जरा देखिएगा, समान सूत्र है, ये कंपाउंड दिया गया वाला यौगिक। दोस्त ये क्वेश्चन जब मैं बोर्ड पे लिख रहा था तो
लिखते समय हमारे दिमाग में क्या आंसर होना चाहिए, तो आंसर देख के मैं थोड़ा सा घबराया कि यार ये तो अजीबोगरीब क्वेश्चन हो गया। यही वजह है कि मैंने इसके अंग्रेजी में भी जो चॉइस दिया हुआ उसको भी लिख दिया। आप जब देखेंगे ना तो आपको हंसी आएगी और आपको यहाँ से सीख लेना है, एक सीख लेना अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो, कि क्वेश्चन एक बार जरूर उसको अंग्रेजी में भी पढ़ें। जरा देखिएगा, अल्केनॉल लिखा है, अल्कीन लिखा है, ईथर और अम्ल लिखा है। अंग्रेजी में क्या लिखा है? अल्केनॉल, अल्केनॉन। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर अल्कीन है और यहाँ पर अल्केनॉन, ईथर और एसिड। अब जरा देखो तो भाई, इसमें अल्केनॉन जैसा चॉइस ही नहीं है, अल्केनॉन जैसा तो कोई चॉइस ही नहीं है। अल्कीन तो हो, अल्कीन तो देखो, अल्कीन में तो यहां हो नहीं सकता, ऑक्सीजन है। अल्कीन तो CnH2 होता है, ये तो चलिए ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन है। एसिड जो है आप देख ही रहे हैं, एसिड में अगर कार्बोक्सिल के तो 2 ऑक्सीजन होना चाहिए, तो सिंगल है। इसका मतलब बच गया, या तो अल्कोहल होगा नहीं तो ONE मतलब कीटोन होगा। तो दोस्त आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए CH, यहां पर देखिए आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। कितने कार्बन है इसमें? कार्बन है 3, तो C3। हाइड्रोजन कितने? 3 दूनी 6, जो कह रहे हैं ना दुगुना एसिड है, और एक क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये क्या इस सूत्र पे है? CnH2nO, CnH2nO। इसका मतलब कि ये कीटोन है, ये फॉर्मूला किसका है? कीटोन का, और इसमें अल्केनॉन लिखा हुआ, अल्केनॉन। तो कीटोन के अंत में क्या होता है? ONE लगता है। इस तरह से इसका जवाब होगा। अब आप कहेंगे कि ईथर तो यहां पर लिखा था, ईथर क्यों नहीं हुआ? तो चलिए एक एग्जांपल से ईथर को भी जरा समझते हैं। देखिए, मेरा मकसद केवल आपको आंसर बताना नहीं है, ये समझना ईथर क्यों नहीं। तो ये सबसे छोटा प्यारा ईथर है। देखिए कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन कितने हुए? 6। तो 2 दूनी की 4। आप देख रहे हैं, इसका फॉर्मूला बनाना होगा तो क्या बनेगा? CnH2n प्लस 2 और O। ये ना ईथर का फॉर्मूला होता, तो ईथर होने का सवाल ही नहीं है। और इस तरह से अगर एसिड की बात करते हैं, एसिड में तो 2 ऑक्सीजन होता है, इस तरह से वो फार्मूला। तो याद रखेंगे ये फार्मूला, यहाँ पर अल्कीन ये गलत लिखा गया है, ये गलत है, अल्कीन नहीं, ये क्या है? अल्केनॉन है। और इस तरह से इसका चॉइस होगा अल्केनॉन। तो इस चॉइस को आप बदल लेंगे, अल्केनॉन कर लेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे तो भी। आइए, तो इसका आंसर हो गया अल्केनॉन। उसके बाद अम्लराज एक मिश्रण है। दोस्त, अम्लराज का नाम सुने हो? जो अम्लों का राजा हो, ऐसा भी कोई बात नहीं है, उसको कहते हैं एक्वा रेजिया। जानते हैं एक्वा रेजिया की खासियत यह है कि जैसे गोल्ड है, प्लैटिनम, अपने आप को समझते हैं यार मैं तो कभी गलूंगा नहीं, हर बाप का बाप होता है ना। तो गोल्ड को प्लैटिनम, जो कि बहुत एक निष्क्रिय है, नोबेल एलिमेंट माने जाते हैं, धातु माने जाते हैं, उसको भी गला देने की क्षमता अम्लराज में होती है, अम्लराज में होती है, याद रखिएगा। और अम्लराज है क्या? तो 3 भाग सांद्र HCl, 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक एसिड को मिला दीजिए। मिला करके जो मिश्रण बनाए हैं उसको बोलते हैं एक्वा रेजिया, हिंदी में कहें अम्लराज लिखा रहता है, ये बात सही है। तो 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग, सांद्र तो नहीं लिखा है लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं। तो इस तरह से 3 भाग HCl लिखा हुआ और HNO3 लिखा, मैंने 1 लिखा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये पहला। उसके बाद है सल्फर का अणु सूत्र। इस सवाल के जवाब लिखते समय मैं यहाँ चॉइस में भी थोड़ा सा घबराया। अच्छा, क्या लगता है कि सल्फर एसिड, तो चलो पहले तो टिक लगा लेते भाई, ये पूरी दुनिया जानते हैं सल्फर एसिड के रूप में पाया जाता है। आपने स्ट्रक्चर भी बनाया होगा, क्राउन स्ट्रक्चर, क्राउन स्ट्रक्चर इसका इस तरह से हम लोग बनाते हैं ना। सॉरी, क्राउन स्ट्रक्चर नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। W, हाँ ये हुआ। देखिए क्राउन स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं आप, यहां पर सल्फर होता है। तो काउंट करिए कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्राउन स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन आपको चेयर फॉर्म भी तो याद होगा, इसका चेयर फॉर्म भी तो याद है ना। तो चेयर फॉर्म में कितने होते हैं, 6 ना होते हैं। लेकिन अब लिखा हुआ ज्यादातर जो है X8 के रूप में ही पाया जाता है। तो चॉइस देने वाले को सोचना भी चाहिए था
अब ऐसा चॉइस मन दे दीजिए कि जहां 2 को आंसर हो जाए और ये तीसरा और चौथा इसमें चॉइस कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन के को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे टिक लगा देना है। चलिए ठीक है। उसके बाद रहता हूँ यार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं गाजर मूली हरा साग सब्जी खाइए आँख ठीक रहेगा। आप लोग का आँख तो ठीक ही ठाक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इनमें क्या मिलता है, तो विटामिन ए होती है, और विटामिन ए की अगर कमी होती है तो एक बीमारी होती है जिसको हम लोग रतौंधी की बीमारी कहते हैं। बचपन में 6ठा क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस तरह से सवाल का जवाब हो गया विटामिन ए हो गया। उसके बाद दर्द निवारक दवाइयाँ स्टूडेंट्स याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जो होता है वो कीटाणुओं को त्वचा पर लगाने के लिए लगाया जाता है। ये कीटाणु एंटीबैक्टीरियल होते हैं, जर्मरोधी होते हैं। एंटीसेप्टिक। एनाल्जेसिक पर टिक लगा लीजिए। एनाल्जेसिक जो होती है उस दवा को हम लोग क्या कहते हैं, ये दर्द की दवा माने एनाल्जेसिक जो होते हैं ना, दर्द को कम करते हैं, खत्म करते हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक आप जानते हैं संक्रमण के लिए। एंटीबायोटिक किसके लिए उपयोग में आता है, तो एंटीबायोटिक संक्रमण के लिए हो गया, ये बैक्टीरिया को मारने के लिए, और एनाल्जेसिक दर्द के लिए। उसी तरह से एंटीपायरेटिक बार बार आता है ना, एंटीपायरेटिक, तो एंटीपायरेटिक बुखार को कम करने या खत्म करने के लिए होता है। लेकिन फिलहाल अभी है दर्द निवारक है, तो दर्द आप का मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कम हो रहा होगा। और याद रखिएगा ये दर्द मतलब कौन चीज, शरीर के दर्द को कम करता है। बाकी किसी तरह का अगर आपको दिमागी दर्द है तो उसके लिए काम ही नहीं आएगा। एंजाइम क्या है, अगला क्वेश्चन है एंजाइम क्या है। तो दोस्त एंजाइम के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एक लाइन लिख लीजिएगा, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। और इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं भाई, और कुछ नहीं। उसके बाद पैराइट अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ये भी थोड़ा सा हल्का सा सोचने वाला क्वेश्चन है। अब आप कहीं इसमें सोचने वाला क्या बात है, एक्चुअली जब ज्ञान बढ़ता है ना तो थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ता है। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा। पैराइट अयस्क का सांद्रण किया जाता है, निस्तापन भर्जन। आपको पता है कि पैराइट अयस्क में जैसे CuS है, चाहे FeSC मान लेते हैं, FeS है, कपर पैराइट है, Cu2S है, इस तरह का कोई भी है। तो अब इसमें तो ऑक्सीजन है नहीं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म भी कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने को आप भर्जन कहते हैं। लेकिन आप यहाँ फेन पलावन वाली विधि भी आपको याद है कि फेन पलावन विधि से जो है सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका सांद्रण किया जाता है। तो दोस्त इस क्वेश्चन पर जब ध्यान दीजिए, मार्केबल पॉइंट लिखा है कि पैराइट अयस्क का सांद्रण, तो अयस्क के सांद्रण करने का विधि का नाम ही नहीं है भर्जन। भर्जन जो है सांद्रण करने की विधि नहीं है, वो अयस्क में जो ऑक्सीजन लाने को सांद्रण उस अयस्क से धातु प्राप्त करने की पहले की एक प्रक्रिया है भर्जन या निस्तापन की बात करें। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा फेन पलावन विधि। तो किसी तरह की कोई कंफ्यूजन में न रहिएगा कि इसका आंसर भर्जन भी हो जाता है, निस्तापन भी हो जाता है। ना ना, एकदम नहीं। ये जो है सांद्रण करने की विधि का नाम ही नहीं है निस्तापन। हाँ, एक बात आपको जरूर कह दें, एक क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा, भर्जन और निस्तापन में अंतर है। 2 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आएंगे, भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है, 2 नंबर के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है SO2 से SO3 प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के उत्प्रेरक। दोस्त आपको याद होगा संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन। तो जब संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है तो SO2 होते हैं, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं। लगभग ये 720 केल्विन टेम्परेचर होता है, 2 ATM दाब होता है। उत्प्रेरक में प्लेटिनम होते हैं अथवा V2O5 होता है, और ये बदल जाता है SO3 में। तो उत्प्रेरक तो इसी को कह रहे हैं ना आप, P2O प्लेटिनम होता है या V2O5, तो यहाँ पर V2O5 चॉइस में है। और इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब है V2O5। आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, और फिर उसके बाद इससे आगे वाले क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं। आइए स्टूडेंट्स, जो शेष क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे कम गोल्ड संख्या किसका है। तो पहले मैं आपको बता दूं, आंसर तो जिलेटिन है, लेकिन एक बात आपको और जानकारी दे दें कि रक्षी कोलाइडी विलयन का, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स का, जिसका भी गोल्ड नंबर जितना ही कम होता है उसमें रक्षण की क्षमता उतना ही ज्यादा होती है।
और आपको मैं बता दूं कि जो जिलेटिन होता है 0.005 से लेकर 0.01 तक इसका वैल्यू होता है, और सबसे कम जितने भी रक्षी कोलाइड बिलियन है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, उसमें सबसे कम जो है गोल्ड नंबर जिलेटिन का होता है। और यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा। उसके बाद है रासायनिक अधिशोषण प्रक्रिया है। तो आप जानते हैं कि रासायनिक अधिशोषण एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होता, मतलब ये जो होता है इरिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। और चाहे रासायनिक अधिशोषण हो या भौतिक अधिशोषण, हमेशा ऊष्मा छिपी होती है। तो ऊष्मा सोची वो बात गलत हो गया, तो मतलब जो आपका जो तीसरा चॉइस वो नहीं हो सकता। तो इस तरह से रासायनिक अधिशोषण एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। और इस तरह से जो अगला क्वेश्चन है, 17वां सवाल है, उसका जवाब होगा पहला। पूरी दुनिया भर के लोग जानते हैं, केवल आप ही नहीं जानते कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं आपका समय यहां पर बात नहीं करना चाहता। हाँ, CONH2 को कहा जाता है दोस्त। तो आइए जरा बात करते हैं। ये है C+ONH2। वास्तव में ये ऐसे है, इसी चीज को लिख दिया है CONH2। और आप जानते हैं कि इसको कहते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं आप? एमाइड कहते हैं। लेकिन थोड़ा और बात करते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर पर तो टिक लगा देते हैं, एमाइड ग्रुप हो गया। एमिनो ग्रुप अगर NH2 की ओर रह जाता तो यहां से ये एमिनो हो जाता, लेकिन आगे के आइमिन लिखा हुआ है, ये क्या है? तो दोस्त यही जरा ध्यान दीजिएगा, C+O, अगर यहां पर उसके बाद अगर N यहां पर लग जाता है डबल बॉन्ड के साथ में NH, तो इसको हम लोग कहते हैं आइमिन ग्रुप। C डबल बॉन्ड के साथ में जो आपका ये कीटोन है यहां पर, अगर यहां पर लग जाता है आइमिन ग्रुप NH, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको तब कह लेते हैं आइमिन ग्रुप। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो ढलवा लोहा है? और देखिए ना, अंग्रेजी में यहां पर ढलवा लोहा को पिग आयरन लिखा हुआ है। अब बताइए जरा कि ढलवा लोहा और पिग आयरन में भी डिफरेंस नहीं किया गया। ढलवा लोहा को दोस्त कहते हैं कास्ट आयरन। क्या कहते हैं? कास्ट आयरन। और ढलवा लोहा में जो होते हैं 3% कार्बन होता है, जबकि पिग आयरन ये अलग चीज है, कंप्लीटली अलग चीज है। पिग आयरन और ढलवा लोहा दोनों अलग चीज है। इसको कच्चा लोहा कहते हैं, कच्चा लोहा। तो इसमें होते 4% कार्बन। याद रखिएगा कि जो पिग आयरन है इसमें सबसे ज्यादा शुद्धित कार्बन होता है, कितना परसेंट? 4% कार्बन रहता है, 4%। और जो कास्ट आयरन होता है ढलवा लोहा, इसमें होते हैं 3% कार्बन होता है सबसे ज्यादा। तो इस तरह से चाहे ढलवा हो या पिग आयरन हो, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? आपका कार्बन ही होता है। तो ये तो हो गया। उसके बाद है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट केशियन की अधिकता में घुलकर क्या बनाता है? तो कॉपर सल्फेट केशियन की अधिकता में घुलकर के क्या बनाता है, इस पे थोड़ा सा हम आपसे बात करना चाहेंगे। यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को मैं आपको दूर करना चाहूंगा। देखिए, CuSO4 केशियन के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है CuCN2 और K2SO4 बना लेता है स्टूडेंट्स। और वहां पर से जरा चॉइस में देखिए, एक भी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि ये जवाब हो जाता, यहां पर N कर देते, CH2 गलती से लिखा गया है तो हो जाता है CuCN। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, CuSO4 KCN और एक्सेस अधिकता में अगर कर देते हैं तो जो मेन प्रोडक्ट होता है वो K3 होता है, CuCN4 होता है। इस तरह से अगर यहां पर K3 को हटा देते तो आपका ये प्राप्त होता CuCN4 पर 3-। आप ध्यान से देखिए, अगर ये केशियन अधिकता नहीं होता तो उस CH को मैं N कह देता, कहता कि भाई ये चौथा आंसर सही है। लेकिन अधिकता का मतलब ये हुआ कि अब वो प्रोडक्ट बनेगा कि ये आयन के रूप में लिखें तो
CN होल 4 और 3 माइनस, और यहां पर कहीं पर भी होल 4 नहीं देखे लिखा हुआ, इस 6 लिखा है। तो अगर उसको अधिकता लिखना है तो ये 4 नहीं, कितना है, सॉरी 6 नहीं, कितना है ये 4 होगा, तब सही है। अगर आप यहां से अधिकता हटा दीजिएगा, एक्सेस शब्द हटा दीजिएगा। अब मैं क्या कहूं, जिस क्वेश्चन लिखने वाले को ये नहीं पता ढलवा, लोहा और पीग आयरन जो अलग अलग चीज होते हैं, अब उनको मैं क्या कहूं, तो यहां पर एच कर देते तो इसका सही जवाब हो जाता। तो आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन ही एक तरह से ये अधूरा हो गया, कोई भी जवाब देना मुश्किल है। अगर यहां से अधिकता हटाएंगे तो डी को CN कर देंगे, CN, तो वो सही जवाब हो जाएगा। अगर यहां से अधिकता रहने देंगे तो जहां पर ये 6 लिखा उसको 4 कर देंगे तो जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद है नेचुरल रबर, निम्नलिखित में से बहुलक है। किसका बहुलक है भाई, तो पूरा दुनिया जानता है कि आइसोप्रीन जो होता है, आइसोप्रीन वो होता है CH2 डबल बॉन्ड, यहां पर CH3, फिर CH2 डबल बॉन्ड, नाम है 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन 1,2 ब्यूटा 1,2 डाइइन, या 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन भी लिखा रहता है, 1,3 ब्यूटाडाइन। वास्तव में इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन, और इसी को दोस्त कहा जाता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन, इसका मतलब कि नेचुरल रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। और आपको पता है ना, अगर यह आ जाता सिंथेटिक, मतलब कि मानव निर्मित रबर की बात चलती, कृत्रिम रबर, तो होता है क्लोरोप्रीन का बहुलक होता है। इस तरह से स्टूडेंट ये जो है आपका ये समाप्त हो रहा है। तो आपको इसके बाद हम करेंगे क्या, आपको मैं बता दे रहा हूं कि इसी में से हम कुछ आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन और जो लघुतरीय क्वेश्चन आया है उसका भी आंसर हम आपको बता देंगे, जिससे आप और ज़्यादा लाभान्वित हो सकेंगे। बस एक छोटा सा मैं एक क्वेश्चन पलट रहा हूं, जरा ध्यान से देखने दीजिए मुझे। चलिए ठीक है, इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा और लघुतरीय क्वेश्चन होगा, अगर आपके पास भी पेपर हो और उसमें से लगे कि कोई इंपॉर्टेंट है, आपको आपके पास आंसर नहीं, तो मुझे आप बताएंगे, हम उसका जवाब आपको देंगे। फिर भेंट होगी एक अगले वीडियो में। इसके सभी क्वेश्चनों को आप एक बार बढ़िया ढंग से देखेंगे, समझेंगे और बना लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।